गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी के क्लास में संचयन भाग 2 से पढ़ रहे थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे हरिहर काका के बारे में। तो हम ज़रूर हरिहर काका के बारे में जितना पढ़ा है आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो आज हम देखेंगे आगे पेज नंबर 8, जिसमें हमने आधा पढ़कर समझ चुका है। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 8। तो इस वीडियो के साथ साथ अब अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाइए तो अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज हम देखते हैं पेज नंबर 8 और 9। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हरिहर काका को पुजारी जो थे, ठाकुर बाड़ी के पुजारी, वे अपने साथ लेकर ठाकुर बाड़ी चले गए थे। इसलिए कि उसका मानना था, उसका पुजारी यही सोचते थे कि उसका जो ज़मीन है उससे हड़पने का और अच्छा मौका और कहीं नहीं है, यही है। इसीलिए अपने साथ में ठाकुर बाड़ी लेके गए थे। फिर गांव वालों ने अपने भाइयों को, उनके हरिहर काका के जो भाई थे, उन्हें यही बताया कि ठाकुर बाड़ी से एक पुजारी आया था और उसे उठा कर ले गया है, तो वही ठाकुर बाड़ी में ही है। तो उसके 3 भाई जो थे हरिहर काका के, वे डर गए। सोचे कि कहीं यह ज़मीन को ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दे, इसलिए वे अपने भाई को लाने के लिए ठाकुर बाड़ी पहुँचे। लेकिन वहाँ के लोगों के कहने पर हरिहर काका नहीं आए और उनके भाई लौट के घर आ गए। लेकिन उन्हें रात भर नींद नहीं आई, इसलिए सुबह सुबह फिर उठकर हरिहर काका को लाने के लिए गए। पर हरिहर काका के सामने अपने भाई घिड़घिड़ाने लगे। उनके भाई लंबे चौड़े वादे करने लगे कि आपको अच्छी तरह से रखा जाएगा, आपको जो खाना है वही दिया जाएगा। इस तरह से अपने खून के रिश्ते के बारे में कहने लगे। तो उनकी बातों में, अपने भाइयों की बातों में, वे उनकी चिकड़ी चुपड़ी बातों में हरिहर काका आ गए और घर आने के लिए राजी हो गए। फिर से वे घर वापस आ गए। जब तक घर में लाए तब तक तो सब कुछ ठीक था। कुछ दिन कि उन्हें अच्छी तरह से भोजन दिया जाने लगा, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। और जब भी कुछ कार्य होता तो दलान पर हरिहर काका बैठे रहते और लोगों को आदेश देते। तो लोग जो भी होते दौड़कर आते और उनका आज्ञा का पालन, हरिहर काका का आज्ञा का पालन करने लगे थे। और किसी लोगों का कहना है कि गांव के कोई लोग थे, उन्हें कहना है कि अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वह एक परिवार का हिस्सा है। तो हरिहर काका को अपने परिवार के साथ ही मिलकर रहना चाहिए। और गांव के किसी लोगों का यही मानना था कि नहीं, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा अपने परिवार के साथ में, तो अपना जो भी ज़मीन जायदाद है उसे ठाकुर बाड़ी के नाम पर कर देना चाहिए, ताकि भगवान के नाम पर वहाँ जमा पूंजी हो सके। इस प्रकार अलग अलग लोगों की मान्यता थी। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपने जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बननी होगी। इस प्रकार लोगों का मान्यता था। तो आगे देखते हैं। जितने मुंह उतनी बातें होती है, जितने मुंह है लोगों की उतनी ही बातें अलग अलग होती है। तो ऐसा ज़बरदस्त मसाला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, जब यहाँ ठाकुर बाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुर बाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं।
दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया है और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दे। इनके सिवा उनका और अपना ही है कि कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। यानी कि लेखक यही बताते, मतलब लेखक इस कहानी को लिखे हैं तो हरिहर काका से उनकी गहरी दोस्ती थी। तो हमने ये उनकी गहरी दोस्ती थी, ये सब के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका। तो लेखक बताते हैं कि जब हरिहर काका के दुखी होने ने नाराज़गी होने के बारे में पूछने जाते हैं तो हरिहर काका अपना सब कुछ बताते हैं लेखक को। तो लेखक यही बताते हैं कि हरिहर काका के जो भाई थे वे यही निवेदन करते हैं हरिहर काका को कि जो ज़मीन है उन्हीं के नाम पर करवा दे, उनके सिवा उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में लेखक को काफ़ी देर तक इस बारे में बताया। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपने जायदाद की स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। तो बहुत हरिहर काका के कहने पर जो भी उनका दुखी होने का जो बात था, उन सभी को भावनाओं को लेखक को हरिहर काका बताते हैं। तो जो लेखक हैं यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीते जी अपना जो भी जायदाद होगा वो दूसरों को जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए, चाहे वह अपना भाई ही या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने अधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, पर मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, लेकिन इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब ना करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चल कर ठाकुर जी के नाम जमीन ब्याह कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हें आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कहते हुए ठाकुर बाड़ी के जो महान थे वे हरिहर काका को अलग से फुसलाने लगते हैं। और इधर जो उनके भाई है वे भी बहुत परेशान करते हैं कि जो ज़मीन जायदाद है उनके भाइयों के नाम पर करवा दे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही। और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गए हैं। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर काका अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर काका स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए।
हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर भला खड़सा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जब जवानी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनके पीठ पर लदकर चंपत हो गया। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतित तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोग के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मैं दलबल ठाकुर बारी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्यक्त मिला। उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरे दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में से हैं। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बारी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगी। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। इसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बन रहे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि हरिहर काका को ज़मीन थी, उसका तो कोई परिवार नहीं था, लेकिन चारों भाइयों में 15-15 बीघे करके बट गए थे। उसमें हरिहर काका का भी हिस्सा था 15 बीघा। तो उसी के को लेकर लोगों में बहस होने लगी। अपने भाइयों ने भी बहस होने लगी और अपने भाई डर गए कि जाकर ठाकुर बारी के नाम पर वो ज़मीन को ना कर दे। और इधर जब अपने भाइयों से हिल मिल गए, उनसे ठीक ढंग से अपने भाइयों के साथ रहने लगे, तो जो महंत जी थे ठाकुर बारी के, वे हरिहर काका को नहीं छोड़ना चाहते। किसी भी हाल में हरिहर काका को अपने ज़मीन का हिस्सा बनाना चाहते थे। यानी कि जो ज़मीन था उसे ठाकुर बारी के नाम पर ही करवाने का जोर शोर से उन्होंने प्रयत्न करने लगा। इसलिए एक दिन रात के समय दलान पर हरिहर काका के जो घर है वहाँ दलान पर आकर फायरिंग किया गया। तो उस फायरिंग से उन गांव के लोग भी डर गए और अपने अपने छत पर जाकर सबको एकजुट होकर देखने लगे। तो इनके जो हरिहर काका के जो भाई थे वे सोचने लगे ज़रूर ये ठाकुर बारी का ही, महंत जी का, वहाँ के लोगों का ही कार्य है। तो आधी रात को उठकर गए तो रोज की तरह ठाकुर बारी का जो फाटक था वह बंद था। लेकिन क्या देखते हैं कि जब वे वापस आना चाहते हैं, वे पहले सोचते हैं कि यह काम ठाकुर बारी के लोगों का नहीं है बल्कि किसी डाकुओं का काम है। तो जब वे आने के लिए सोचते हैं तो सुनते हैं धीमी धीमी आवाज़ में कि वहाँ कुछ बातें हो रही है ठाकुर बारी के अंदर में। और जब ये वापस आना चाहते हैं तो उनके ऊपर पत्थरों की बौछार होने लगती है। तो उन्हें लगता है कि इनसे नहीं बच पाएंगे, इनसे मुकाबला करना मुश्किल है। इसलिए वहाँ जाकर पुलिस थाने में इन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी है। इसलिए पुलिस थाने की ओर दौड़े पड़े और वहाँ रिपोर्ट लिखवाना के लिए ये भाई चले गए।
तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं। ज़रूर आप लोगों को जितना हमने आज पढ़ा है ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो अगली कक्षा में हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि हरिहर काका क्यों दुखी रहते थे, क्या कारण था उसके दुखी रहने का कारण। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।